आगे है जी मॉडल फार्मूलेशन। We formulate a deterministic compartmental model for the transmission dynamics of COVID-19। एक डिटर्मिनिस्टिक कंपार्टमेंटल मॉडल फार्मूलेट किया गया है कोविड-19 की ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन को समझने के लिए। डिटर्मिनिस्टिक मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक और एक स्टोकेस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है कि जितने भी वहाँ पे पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी स्टडी, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो पार्टिकुलर ली जाती हैं, कांस्टेंट को न्यूमेरिकल वैल्यूज ली जाती हैं। और स्टोकेस्टिक मॉडल्स में जो न्यूमेरिकल जो पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं वो उनकी प्रोबेबिलिटी ली जाती है, कुछ रेंजेस ली जाती हैं कि सपोज बीटा कोई पैरामीटर है तो उसकी रेंज होगी 0.2 से 0.5। We extended the basic SEIR model to include dynamics considered important in the transmission of COVID-19। यानी बेसिक जो SEIR मॉडल है उसको एक्सटेंड किया गया है, डिफरेंट उनमें कैटेगरीज ऐड की गई हैं। दीज इंक्लूड एन एसिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड ग्रुप। एक ग्रुप वो है, इसमें जो बेसिक SEIR मॉडल है उसमें एक बताया गया है एसिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड ग्रुप। क्योंकि आपने कोविड-19 में अक्सर सुना होगा कि कोविड कुछ बंदे ऐसे हैं यानी जिनमें ना सिम्टम जाहिर हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वो फिर भी वो वायरस आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उनको ऐसा इंडिविजुअल्स जो जिनमें ना कोई सिम्टम जाहिर हों लेकिन वो वायरस आगे ट्रांसफ़र कर रहे हों तो उनको कहते हैं एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स। तो ये एक ग्रुप बनाया गया है एसिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड ग्रुप। ए ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हु आर अंडर क्वारंटाइन। तो एक ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स यानी जिनको बीमारी लग सकती है लेकिन उन्होंने पहले ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। एक वो क्लास एंड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन आइसोलेटेड। और वो जो इनको बीमारी लगी हुई है और बीमारी फैला रहे हैं उनको जो सेपरेट कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। द टोटल पॉपुलेशन एनएफटी इज डिवाइडेड इनटू 9 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंपार्टमेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंपार्टमेंट्स का मतलब ये है कि वो आपस में वो इंडिपेंडेंट कंपार्टमेंट्स हैं, इन और उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं है कोई। यानी कि ससेप्टेबल हैं तो उसमें सारे ससेप्टेबल हैं, ये नहीं कि कोई एक इन्फेक्शियस उसमें एंटर हो गया है। अगर इन्फेक्शियस है तो वो सारे उस कंपार्टमेंट में इन्फेक्शियस है। इस तरह एक्सक्लूसिव कंपार्टमेंट्स हैं यानी उनकी एक पार्टिकुलर कैटेगरी है, पार्टिकुलर उनकी आइडेंटिटी है उस कंपार्टमेंट में, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। वेयर अ फ्रैक्शन ऑफ द ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स आर क्वारंटाइन एट द रेट एप्सिलॉन थ्रू सेल्फ क्वारंटाइन और लॉकडाउन मेजर। ससेप्टेबल जो है वो उनमें से कुछ जो हैं वो अपने आप को क्वारंटाइन या तो खुद क्वारंटाइन कर लेते हैं या ज़बरदस्ती उनको लॉकडाउन के ज़रिए क्वारंटाइन करवाया जाता है। तो वो किस रेट से क्वारंटाइन हो रहे हैं, एप्सिलॉन से। द क्वारंटाइन इंडिविजुअल री एंटर द ससेप्टेबल क्लास एट द रेट एक्साई। कुछ जो क्वारंटाइन हुए हुए हैं इंडिविजुअल मजबूरन वो दोबारा ससेप्टेबल में एंटर हो जाते हैं। वो किस रेट से, एक्साई रेट से एंटर हो जाते हैं। वी आल्सो अज्यूम दैट ससेप्टेबल आर एक्सपोज टू द वायरस एट द रेट रो लेमडा। यानी जो ससेप्टेबल्स हैं उनमें वायरस एक्सपोज हो रहा है या वो एक्सपोज क्लास में जा रहे हैं किस रेट से, रो लेमडा से। एंड दे कैन हैव एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन एट द रेट ऑफ 1 माइनस रो लेमडा। और कुछ उसमें इंडिविजुअल हैं जिनमें वायरस एंटर हो जाता है लेकिन कोई सिम्टम नहीं जाहिर होते, वो बीमारी फैलाना भी शुरू कर देते हैं। तो वो जिस रेट से वो एसिम्प्टोमेटिक क्लास में जा रहे हैं उसको हम कह रहे हैं 1 माइनस रो इंटू लेमडा। सिंस लॉकडाउन प्रीवेल्स इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, लॉकडाउन जो है वो ज़्यादातर कंट्रीज में ये अप्लाई किया गया। एक्सपोज्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल कैन क्वारंटाइन देमसेल्व्स
with the quarantine rates be assumed by kappa E and kappa I respectively। तो जो हमारे पास क्योंकि लॉकडाउन इम्पोज किया गया है, इस वजह से एक्सपोज्ड इंडिविजुअल और एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स वो मजबूरन क्वारंटाइन हो सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन इम्पोज किया गया है। तो वो जिस रेट से क्वारंटाइन हो रहे हैं वो कैपा ई और कैपा ए से रिप्रेजेंट किया गया। द एक्सपोज्ड पॉपुलेशन एंड द क्वारंटाइन बट exposed population is assumed to become infected at the rates sigma and u। जो एक्सपोज्ड इंडिविजुअल हैं वो इन्फेक्टेड क्लास में जा रहे हैं, किस रेट से, न्यू सिग्मा रेट से, एंड न्यू वाइल द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल आइदर टू रिकवर आरटी एट द रेट गैमा। और जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं वो गैमा रेट से रिकवर हो रहे हैं, और आइसोलेटेड एट द रेट टा, या वो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो आइसोलेट हो रहे हैं वो टा रेट से आइसोलेट हो रहे हैं। सम ऑफ द क्वारंटाइन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स आर आल्सो आइसोलेटेड एट द रेट ओमेगा ई। कुछ जो क्वारंटाइन इंडिविजुअल्स हैं वो आइसोलेट हो रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, और जिस रेट से आइसोलेट हो रहे हैं उस रेट को कह रहे हैं ओमेगा ई। आफ्टर अ टाइम 1/थीटा द आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स रिकवर। इस टाइम के बाद जो है वो आइसोलेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिकवर हो जाते हैं। अब पैरामीटर डिस्क्रिप्शन दो तरीके से हो सकती है। अब देखें, यहाँ पे देखें तो लास्ट टू इक्वेशंस में थीटा जो है वो माइनस थीटा क्यू आई माइनस हो रहा है सेकंड लास्ट इक्वेशन से, और लास्ट इक्वेशन में थीटा क्यू आई एंटर हो रहा है। तो थीटा क्यू आई इसको इस तरह रिप्रेजेंट भी इस तरह भी कहा जा सकता है कि थीटा वो रेट है जिस रेट से जो क्वारंटाइन इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स हैं वो रिकवर हो रहे हैं। ये तो इस तरह स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, यानी थीटा वो रेट है जिस रेट से जो क्वारंटाइन इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स हैं वो रिकवर हो रहे हैं। तो क्वारंटाइन जो इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स हैं वो रिकवरी के से पहले कुछ अरसा तो रहेंगे इस क्लास में, क्वारंटाइन इन्फेक्शियस क्लास में, या इस तरह भी इसको कहा जा सकता है कि 1/थीटा वो टाइम पीरियड है जितना टाइम जो क्वारंटाइन इन्फेक्शियस है वो क्वारंटाइन इन्फेक्शियस क्लास में रहते हैं और उसके बाद वो रिकवरी में चले जाते हैं। यानी 1/थीटा वो टाइम पीरियड है या वो ड्यूरेशन है जितना ड्यूरेशन वो क्वारंटाइन इन्फेक्शियस क्लास में गुजारते हैं और उसके बाद वो रिकवर हो जाते हैं। यानी दोनों तरीकों से ये स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। इसी तरह म्यू जो नेचुरल डेथ रेट है कि म्यू हर किसी क्लास का नेचुरल डेथ रेट है, और 1/म्यू इसका रेसिप्रोकल होगा। अगर डेथ हो रही है तो उसका रेसिप्रोकल क्या है कि जिंदा रहना। तो 1/म्यू वो टाइम पीरियड है जितना टाइम वो जिंदा रहते हैं। यानी अगर म्यू 0.00043 है पर डे, तो इस 1/म्यू जो लेंगे रेसिप्रोकल तो वो उतने डेज उसकी उनकी लाइफ हो जाएगी। इस तरह भी यानी पैरामीटर स्टेट किए जा सकते हैं। सिमिलरली एसिम्टोमेटिक एंड क्वारंटाइन एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स रिकवर आफ्टर टाइम 1/थीटा एंड 1 ओमेगा रेस्पेक्टिवली। यानी जो एसिम्टोमेटिक है और क्वारंटाइन एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हैं वो इतने टाइम पीरियड के बाद 1/थीटा ए टाइम पीरियड के बाद वो रिकवर हो जाते हैं, और जो क्वारंटाइन एसिम्टोमेटिक हैं वो ओमेगा ए टाइम पीरियड के बाद वो रिकवर हो जाते हैं। तो आप देखेंगे अगर इस तरह देखें, यानी इसका मतलब ये है कि थीटा ए रेट से वो रिकवरी में जा रहे होंगे और ओमेगा ए रेट से वो रिकवरी में जा रहे होंगे। तो रेसिप्रोकल उनका क्या है कि इतना टाइम पीरियड वो रहते हैं। तो अब मैथमेटिकल मॉडल में देखा जा सकता है। अब देखें थीटा ए यहाँ पे एंटर हो रहे हैं और यहाँ से माइनस हो रहे हैं, यानी इस रेट से सिम्टोमेटिक जो है वो रिकवर हो रहे हैं, और ओमेगा ए क्वारंटाइन एसिम्टोमेटिक है जो इस रेट से रिकवर हो रहे हैं। तो ये इस रेट से इधर से निकल रहे हैं और इसमें एंटर हो रहे हैं, या इसका रेसिप्रोकल ले तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/थीटा ए वो टाइम पीरियड है जितना टाइम वो एसिम्टोमेटिक क्लास में रहते हैं, और 1/ओमेगा ए वो टाइम पीरियड है जितना टाइम वो क्वारंटाइन जो एसिम्टोमेटिक क्वारंटाइन है वो उस क्लास में रहते हैं।
We assume that individuals have complete immunity after recovery from the disease. हम assume कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल एक दफ़ा रिकवर हो जाते हैं दोबारा उनको बीमारी नहीं लग सकती। कुछ बीमारियां होती हैं जो टेम्पोरेरी इम्यूनिटी जिनमें होती है, यानी कि एक दफ़ा रिकवर हो गए लेकिन कुछ अरसे के बाद दोबारा वो बीमारी हो सकती है। वो मलेरिया है, वो टेम्पोरेरी इम्यूनिटी होती है। हो सकता है कि 2-4 साल के बाद, 5 साल के बाद दोबारा किसी बंदे को मलेरिया हो जाए, तो वो परमानेंट इम्यूनिटी नहीं है, टेम्पोरेरी इम्यूनिटी है। कुछ जो बीमारियां हैं वो एक दफ़ा रिकवर हो जाए तो फिर वो दोबारा बीमारी नहीं लग सकती। इसी तरह ये कोरोना की भी है। जैसे आपने मेडिकल डॉक्टर से सुना होगा कि जो कोरोना का एक दफ़ा बंदा रिकवर हो जाता है तो उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती है। तो वो एंटीबॉडीज़ बल्कि उसका प्लाज्मा भी लेके दूसरे बंदों को लगाया जाता है ताकि उनमें भी वो एंटीबॉडीज़ बने और वो रिकवर हों। तो जब एंटीबॉडीज़ उनमें बन जाती हैं तो दोबारा उसमें कोई चांस नहीं रहता कि दोबारा कोरोना वायरस उस पर अटैक कर सके। द स्कीमेटिक ऑफ द ट्रांसमिशन पाथवेज इज गिवन इन फिगर 1, यानी जो फ्लो डायग्राम है वो ट्रांसमिशन पाथवेज की वो फिगर 1 में रिप्रेजेंट की गई है। अब देखिए फिगर 1 में ये फिगर 1 में ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाई गई है। यहाँ पे आप देखें जितने भी बॉक्सेस हैं वो सारी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो एरो में जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जो एरो जिस बॉक्स से दूसरे बॉक्स की तरफ है इसका मतलब ये है कि वो उस रेट से वो उस क्लास से माइनस हो रहे हैं और दूसरी क्लास में एंटर हो रहे हैं। सपोज जिस तरह पाई है ये एरो है ससेप्टेबल में, इसका मतलब ये है कि पाई रेट से ससेप्टेबल क्लास में एंटर हो रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि पाई रेट से ससेप्टेबल क्लास में एंटर हो रहे हैं। तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो इस तरह इन सब का सम में लिखी जा सकती है। इन सारे वेरिएबल को सम करके टोटल पॉपुलेशन आएगी। द गवर्निंग इक्वेशंस आर गिवन बिलो टू। तो इसके जो इक्वेशन है, जो सिस्टम है हमारे पास, जो मैथमेटिकल मॉडल है जो कोविड-19 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे पास टोटल ये मॉडल लिखा गया। और ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ज़ाहिरी तौर पे तो कोई प्रोडक्ट नहीं नज़र आ रहा है इसका, कि प्रोडक्ट नहीं है, तो ये सिस्टम उस लिहाज से कहें कि ये लीनियर है, लेकिन ये नॉन लीनियर सिस्टम है क्योंकि ये जो लेमडा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेमडा की अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो लेमडा में आई क्यू आई ए और क्यू ए इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो जब लेमडा यहाँ पे पुट किया जाए तो फिर वो डिपेंडेंट वेरिएबल का ससेप्टेबल के साथ उनका प्रोडक्ट आ जाता है, तो इसलिए ये नॉन लीनियर सिस्टम है। Here बीटा इज द इफेक्टिव कंटैक्ट रेट। बीटा ये इफेक्टिव कंटैक्ट रेट का मतलब ये है कि जिससे ट्रांसमिशन जिस रेट से हो रही है वो है वाइल ईटा 1, ईटा 2 एंड ईटा 3 आर द relative infectious parameter associated with the QIA and QA classes। अब ये नहीं हो सकता कि इन्फेक्शियस क्लास जिस रेट से कंटेक्ट कर रहे हैं ससेप्टेबल के साथ उसी रेट से क्वारंटाइन इन्फेक्शंस या एसिम्टोमेटिक और क्वारंटाइन एसिम्टोमेटिक भी कंटेक्ट करें, उनका जो कंटेक्ट रेट होगा वो डिफरेंट होगा। इसलिए ईटा 1, ईटा 2 और ईटा 3 साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किए जा चुके हैं कि इन्फेक्शस जब ससेप्टेबल के साथ मिलते हैं तो उसका कोई उस रेट का थोड़ा सा डिफरेंस, यानी ईटा 1 सपोज 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1 0.5 और बीटा फिर उससे ट्रांसमिशन हो रही है। इस तरह ईटा 2 0.3 इंटू बीटा, यानी आई के साथ तो बीटा है लेकिन बाकियों के साथ 0.5 या 0.3 या 0.2, यानी उसका को जो ट्रांसमिशन रेट है वो थोड़ा सा कुछ कम है। क्यों, किस वजह से कम है? क्योंकि वो बहुत सारी रीज़न है, ये लॉकडाउन की वो दूसरी तीसरी, ज़रूरी नहीं कि सबका एक जैसा ही ट्रांसमिशन रेट हो। द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल आर प्रेजेंटेड इन टेबल्स 1 एंड 2। वेरिएबल और पैरामीटर्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो टेबल 1 और 2 में बताई गई है जी। आप देखते हैं जी टेबल 1 में क्या है जी, ये वेरिएबल सारे बताए गए हैं। एन टोटल पॉपुलेशन है, एच ससेप्टेबल है, ई एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स हैं, क्यू एस इंडिविजुअल्स हैं जो इन्हें अब ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, आई इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स हैं
जो बीमारियां फैला रहे हैं कोरोना वायरस की, एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हैं, यानी जो बीमारी फैला भी रहे हैं लेकिन उनमें सिम्टम कोई नहीं जाहिर हो रहे। QE क्या, क्वारंटाइन ऑफ एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स, यानी कि वो इंडिविजुअल जिनको शक हो गया ससेप्टेबल वायरस उनके अंदर एंटर हो गया और उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। QI क्या, आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स, यानी वो जो बीमारी फैला रहे हैं लेकिन वो आइसोलेट हो गए हैं। QA क्या है, क्वारंटाइन ऑफ एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स, यानी कि जिनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर वायरस है और वो आगे वायरस फैला भी रहे हैं, तो उनकी जो क्वारंटाइन, वो खुद ब खुद तो क्वारंटाइन नहीं होंगे। जिस तरह लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हैं या और बहुत सारी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अगर वो क्वारंटाइन हो जाते हैं तो वो हमारे पास वेरिएबल QA है। और रिकवरी रेट है। अब रिकवरी रेट जो है वो रिकवरी रेट कोरोना वायरस आर जो है वो रिकवर्ड क्लास है, जितने वो रिकवर हो चुके हैं। अब पाई क्या है, रिक्रूटमेंट रेट है। हम इस 100 ले रहे हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हम एज्यूम कर लें जो न्यूमेरिकल सिमुलेशन में यूज होंगी। पाई 100 है। म्यू नेचुरल डेथ रेट है 60 ईयर्स, वैसे ये गलत लिखा हुआ है 1 ओवर म्यू होना चाहिए। अगर 60 ईयर्स उधर लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 ओवर म्यू होना चाहिए, यानी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, फिर वो 60 ईयर्स लिखा जा सकता है। इसी तरह डेल्टा आई, डेल्टा क्यू। अब देखिए 1 ओवर सिग्मा क्या है, इंक्यूबेशन रेट ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल है, यानी ससेप्टेबल इंडिविजुअल जब एक्सपोज में डाल रहे हैं 3 to 5 डेज है कि वो एक्सपोज में चले जाते हैं। 1 ओवर गैमा क्या है, रिकवरी रेट है 10 डेज। रिकवरी रेट यहाँ पे नहीं कहा जा सकता, यहाँ पे ड्यूरेशन कहा जा सकता है जी, क्योंकि रेट जब भी होगा तो वो रेट सीधे पैरामीटर से होगा। तो जब 1 ओवर रेसिप्रोकल होगा तो वो ड्यूरेशन कंसिडर होगा कि ड्यूरेशन कितना इन्फेक्शियस इंडिविजुअल का इन्फेक्टेड क्लास में रहने का, वो 1 ओवर गैमा लिखा जा सकता है। इसी तरह बाकी सारे पैरामीटर तो ठीक है, ये दो तीन जो मैंने डिस्क्राइब किए हैं वो इस तरह लिखे जा सकते हैं। बीटा इफेक्टिव कांटेक्ट रेट है, ये बताया गया है। रो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सपोज टू कोविड-19, प्रोबेबिलिटी 0.4 है कि अगर कोई बंदा ससेप्टेबल इन्फेक्शंस के साथ करता है, कांटेक्ट करता है, 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि उसमें वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। आगे आइसोलेशन रेट है, 0.2 लिया हुआ है आइसोलेशन रेट इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का, इस रेट से वो आइसोलेट हो रहे हैं। कई क्वारंटाइन रेट है, ये सारे कुछ तो एज्यूम किए गए हैं और कुछ आगे जो 7-8 दिया गया है ये लिटरेचर से ये पैरामीटर की वैल्यूज ली गई हैं उनसे, तो वो लेके आगे न्यूमेरिकल सिमुलेशंस की जाएगी जिसमें ये पैरामीटर की वैल्यूज यूज की जाएगी। आगे सपोज एग्जाई अगर आप देख लें तो एग्जाई क्या है, वेनिंग रेट ऑफ सेल्फ क्वारंटाइन इंडिविजुअल। वेनिंग रेट का मतलब ये है कि उसमें बेकार हो जाती है, यानी जो क्वारंटाइन इंडिविजुअल है कुछ अर्सा अपने आप को ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स क्वारंटाइन करते हैं, कुछ उसके बाद फिर बस क्वारंटाइन से वो ख़त्म कर देते हैं करंटीना, और फिर उसके बाद जो रेट दोबारा ससेप्टेबल क्लास में चले जाते हैं। तो ये एग्जाई जो वो वेनिंग रेट है, यानी जिससे वो क्वारंटाइन ससेप्टेबल लॉस हो रहा है, यानी दोबारा वो ससेप्टेबल में जा रहे हैं। और ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कुछ बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो के तो वो इस तरह वो फ्रैक्शन है, उस रेट से वो ट्रांसमिशन हो रही है। तो वो सारे ये पैरामीटर ये बताए गए हैं, यहाँ पे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज बताई गई हैं। ये सारा बाकी ये डिटेल से ये देखा जा सकता है जी, ये पूरा जो टेबल है ये पढ़ा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें यहाँ पे कि अगर रेट होगा तो फिर वो डायरेक्ट पैरामीटर होगा, और अगर हमारे पास 1 ओवर में होगा तो वो फिर उसका ड्यूरेशन बताया जाएगा। तो यहाँ पे भी जिस तरह मैंने टेबल में बताया कि ये गलती है, अगर म्यू नेचुरल डेथ रेट है तो वो 60 ईयर्स नहीं होगा, 60 ईयर्स को डेथ रेट नहीं है, यानी इसको अगर नेचुरल डेथ रेट में लिखना होता तो नेचुरल डेथ रेट में इस तरह लिख सकते थे कि 1 ओवर 60 डिवाइडेड बाई 365, तो फिर वो जो रेट आता वो लिख सकते थे, या इसको 1 ओवर म्यू लिखा जा सकता है, यानी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो वो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 60 ईयर्स लिखी जा सकती है।
इस तरह यानी ये लिखा जा सकता है। और देखें आप, जिनमें रेसिप्रोकल में लिखे हुए हैं उनमें आगे डेज लिखे हुए हैं, और जिनमें रेसिप्रोकल में नहीं है, सिंपल रेट्स दिए हुए हैं, उनमें आगे पर डे लिखा हुआ है। आगे है जी बेसिक प्रॉपर्टीज। The described variables in model 2 exhibit non-negative solutions for all time t greater than or equal to 0। यानी कि जितने भी वेरिएबल्स इस मॉडल 2 में ये बताए गए हैं ये सारे नॉन नेगेटिव हैं, यानी या उनकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। ज़ाहिर बात है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पॉपुलेशन की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, या मिनिमम ज़ीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। That is, the time series solutions of model 2 for non-negative initial conditions are positive for all time t greater than or equal to 0। यानी इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो मॉडल 2 के नॉन नेगेटिव इनिशियल कंडीशंस हों, यानी या ज़ीरो या पॉजिटिव इनिशियल कंडीशंस हों, तो उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी या ज़ीरो को अप्रोच करेंगे या ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो होंगे। आगे लेमा है जी, for any non-negative initial conditions given non-negative initial conditions, यानी कि इन ये जो वेरिएबल्स हैं इनिशियली ये नॉन नेगेटिव लें या ज़ीरो या पॉजिटिव लें, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। ये एस क्यू एस ई क्यू ई आई ए ये यूनिक सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। मोर ओवर, और दूसरी बात क्या है जी कि लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर जो है वो टोटल पॉपुलेशन की वो लेस देन और इक्वल टू पाई ओवर म्यू, यानी जो टोटल पॉपुलेशन है वो बाउंडेड होगी इस नंबर से पाई ओवर म्यू से। प्रूफ इज प्रेजेंटेड इन अपेंडेक्स। इसका प्रूफ हम देखते हैं जी अपेंडेक्स में। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है जी, एडिंग राइट हैंड साइड ऑफ मॉडल टू रिजल्ट्स इन टोटल। जब दोनों को ऐड करेंगे, सारी इक्वेशंस को ऐड करेंगे ना, तो ये बच जाएंगी इक्वेशंस। जब ये सिर्फ इक्वेशंस बच जाएंगी तो यहाँ पे ये जहाँ पे मेरा ख्याल है आई आएगा, इसमें वेरिएबल आएगा। अब ये नेगेटिव टर्म है तो ये नेगेटिव, अब डी एन बाई डी टी इसके इक्वल है, लेकिन ये नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव हो के तो ये इक्वल आ रहा है। तो अगर इसका मतलब है कि ये टर्म छोड़ दी जाए तो ये जो साइड है पाई माइनस म्यू एन ये ग्रेटर हो जाएगी इससे। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू पाई माइनस म्यू एन, यानी ये टर्म छोड़ के तो फिर ये जो साइड है ये ग्रेटर हो जाती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये फिर दोबारा वही लिखा गया डी एन बाई डी टी इज लेस देन और इक्वल टू पाई माइनस म्यू एन। अब प्लस माइनस म्यू एन को इधर लेके आए, प्लस म्यू एन कर लें तो ये इनइक्वालिटी बन जाती है, फर्स्ट आर्डर इक्वेशन बन जाती है। और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन पहले बना लें फर्स्ट आर्डर इक्वेशन की, और उसको बी एस सी में ये सॉल्व करते होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लें, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, फिर सॉल्व करें तो रात से आखिर में ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसका मतलब देयर फोर सॉल्यूशन एग्जिस्ट आर इवेंचुअली बाउंडेड ऑन एनी फाइनाइट इंटरवल। आप देखें जब टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हो तो ये टर्म जीरो को अप्रोच कर जाएगी, तो ये जो है वो एन ऑफ टी लेस देन और इक्वल टू पाई ओवर म्यू आ जाएगा जी। वो आगे दिया हुआ है जी, लेमा देखते हैं 3.2, उसमें वो लेमा 3.2 में भी यही कोई कंडीशन होगी, वो देख के तो फिर देखते हैं वो लेमा 3.2 में क्या आ रहा है जी। द क्लोज्ड सेट इज पॉजिटिवली इनवेरिएंट, यानी ये जो सेट है ये पॉजिटिवली इनवेरिएंट है। तो पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट के लिए वैसे वो अपेंडेक्स में भी वो गिवन है, और दूसरा ये वैसे पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट की जो वो वीडियो है उसमें ये आसानी से ये प्रूव किया जा सकता है कि ये पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट ये कैसे आ रहा है। आगे स्टेडी स्टेट एनालिसिस। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो इनफाइनाइट टाइम के बाद यानी ये क्या होगा, तो उसके लिए दो यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट हम फाइंड करते हैं कि पॉपुलेशन के जो कांस्टेंट लेवल है वो हम फाइंड करते हैं। एक होता है डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम और एक है
endemic equilibrium. The model 2 achieves a disease-free equilibrium when there is no infection induced by the disease, that is lambda is equal to 0. तो मॉडल जो है वो डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम रखेगा जब हम लेमडा उसमें ज़ीरो आ जाएगा। लेमडा को ज़ीरो पुट करें तो ये इन्फेक्टेड क्लासेस भी यानी बाकी सारी ज़ीरो पुट कर दें तो वो उसके फिर डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम को अप्रोच करेगा। और वो डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम की वो वीडियो में देखा जा सकता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब वो सारी इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल रख के इन्फेक्टेड क्लास से ज़ीरो पुट करके तो जब अंडे ये डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम हम फाइंड करेंगे तो ये देखेंगे एस स्टैरिक की वैल्यू ये आ जाएगी, क्यू एस स्टैरिक की वैल्यू इस तरह आ जाएगी। और उसके बाद ई क्यू स्टैरिक आई स्टैरिक और देखें आगे इन्फेक्टेड जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो दिए हुए हैं तो ये डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम आ जाएगा। द लोको स्टेबिलिटी of the steady state can be found by computing the R0 through the next generation operator method। यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटर मेथड को अप्लाई करके एक तो रिप्रोडक्शन नंबर हम कैलकुलेट कर लेते हैं और दूसरा ये लोकल स्टेबिलिटी भी वही बता रहा होता है। द एसोसिएटेड एफ एंड वी मैट्रिसेस ऑफ द मॉडल आर गिवन एज। इसके लिए जो एफ और वी मैट्रिसेस होंगे अब ये डायरेक्ट लिख दिए गए हैं कि पहले इंसिडेंस टर्म वो देख के प्राइमरी इन्फेक्टेड टर्म जब एफ और वी में हम लेते क्या है सारी इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट्स लेते हैं। तो इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट लेके तो इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट को लेके तो पहले वो एफ माइनस वी वाला बनाते हैं, स्प्लिट करते हैं उन इक्वेशन को, फिर उसके बाद उनके डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उनमें डिजीज़ फ्री पॉइंट पुट करते हैं। तो ये जो स्टैरिक दिए हुए हैं इसका मतलब है ये डिजीज़ फ्री पॉइंट पुट हुए हुए हैं उसमें। तो वो सारा लेके वो तो देखा जा सकता है बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर की वीडियो में ये कैसे कैलकुलेट हुआ हुआ है। तो वो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर की वीडियो में देखे तो इस तरह उसी उन स्टेप्स को फॉलो करके तो इसके भी ये एफ और वी बनाए जा सकते हैं। यानी ई अब देखें कितनी है जी 1 2 3 4 5 6 तो ये लेके क्लासेस ई क्यू आई ए ये आर को उन्होंने छोड़ दिया है तो बाकी ये 6 क्लासेस को लेके तो ये एफ और वी बनाया गया है। K1 K2 K3 इस तरह डिफाइन किए गए हैं एफ और वी बना के फिर आगे बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे आगे। The basic reproduction number is defined to be the expected number of secondary infections caused by a single infected individual. It is calculated by finding the spectral radius of matrix FV inverse। पहले V का इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे फिर FV इन्वर्स करेंगे तो वो फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसके आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू होती है वो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर होता है। तो वो जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू होगी वो इस तरह का सिंप्लीफिकेशन से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर आ जाएगा उस पर। आगे स्टेबिलिटी ऑफ द डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम। The steady state of the model is locally asymptotically stable if R not less than 1 and unstable if R not greater than 1। जब हम बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर इस मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो ऑब्वियसली वो उसकी लोकल स्टेबिलिटी हो जाती है। यानी कि लोकल स्टेबिलिटी जिस तरह मैंने पहले आपको बताया लोकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी ख़ास डोमेन के अंदर अगर सॉल्यूशंस की वैल्यू इनिशियल वैल्यूज़ लें तो फिर सॉल्यूशंस उस एक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच करते हैं, अदरवाइज अप्रोच नहीं करते। तो उसको कहते हैं लोकल स्टेबिलिटी, लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। तो वो ऑटोमेटिकली ये सेटिस्फाई हो जाता है कि अगर रिप्रोडक्शन नंबर लेस दैन 1 हो तो वो लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा वो एक्विलिब्रियम पॉइंट डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम यानी। और अगर नॉट ग्रेटर दैन 1 होगा तो वो ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। The basic implication of this theorem is that small number of the infected individual will not lead to the large outbreaks। यानी कि इसकी जो बेसिक implication है कि small number of infected individual will not lead to a large outbreak। अगर बहुत थोड़े infected individual होंगे तो वो बहुत ज़्यादा आउटब्रेक नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा तबाही नहीं होगी and disease will die in the long run। तो यानी ये आर नॉट लेस दैन 1 का मतलब यही है कि अगर आर नॉट लेस दैन 1 हो जाए यानी कि थोड़े से कम हो जाए इन्फेक्टेड इंडिविजुअल तो वो फिर डिजीज़ आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगी। टू सर्टिफाई दैट डिजीज एक्सटेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल अवाइबल्स ऑफ पॉपुलेशन द मॉडल टू। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि डिजीज लोकल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इनिशियल जो वेरिएबल्स होते हैं
उस मॉडल में, यानी एस ई आई जितने भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज अगर ख़ास डोमेन से लें तो फिर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच करें, तो ये को कहते हैं लोकल स्टेबिलिटी। लेकिन अगर डोमेन, पूरी डोमेन जो भी उसका यानी पॉजिटिवली जो वेरिएंट सेट दिया हुआ है उसके अंदर से कहीं भी उसकी वैल्यू ले ले और वो फिर वो अप्रोच करें उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को, तो फिर हम कहते हैं कि ये ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। और इससे पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जी अगर कोरोना की बात करें तो इसका मतलब ये है कि अगर सपोज़ अप्रैल का डाटा ले लें और अप्रैल की कोई तारीख का वो डाटा ले लें और उसको लेके तो फिर वो हम मॉडल में पुट करें और उसका सोल्यूशन निकालें, तो वो भी उसी पॉइंट को अप्रोच करना चाहिए। मई का वो भी उसी पॉइंट को, जून का भी। तो इसका मतलब ये है कि वो ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब the steady state of the model is globally asymptotically stable if r naught less than 1 and unstable if r naught greater than 1। यानी जो स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये जो डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम है ये ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, और अगर आर नॉट लेस देन 1 हो, और अनस्टेबल हो जाएगा अगर आर नॉट ग्रेटर देन 1 हो। अब इसका प्रूफ देखते हैं जी लेमा का। अब देखें ये प्रूफ है जी इसका, किस तरह लिखा हुआ है। यूजिंग कंपैरिजन थ्योरम वी कैन कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन ऑफ द मॉडल टू इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट एज। ये हमने इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट्स लिख दिए हैं सारे। ओमेगा एस ओवर एन एफ माइनस वी माइनस ओमेगा एफ। ओमेगा नीचे डिफाइन किया गया होगा कि ओमेगा की क्या वैल्यू है। अब ओमेगा की वैल्यू है जी एन स्टेरिक और एस स्टेरिक, यानी कि ओमेगा की जगह क्या है एन स्टेरिक और एस स्टेरिक और एस ओवर एन। फिर एफ हमारे पास ये आ गया माइनस वी हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आ गया, फिर माइनस ओमेगा और फिर एफ ले लिया एफ और फिर यही चीज़ ले लिया आगे, फिर माइनस ये चीज़ ले लिया। अब ये लेस देन आर इक्वल टू ओमेगा एस ओवर एन एफ। एफ और वी वही हैं जो पहले ऊपर हमने डिफाइन किए हुए हैं। तो एफ हमने ये ले लिया, फिर उसके बाद ये सारी वो क्लासेस ले ली माइनस, क्योंकि ये माइनस हो रही है टर्म, तो ये माइनस उधर से हमारे जब ये माइनस उधर से ये चीज़ हटाएंगे तो ये चीज़ इधर ग्रेटर हो जाएगी। जब ये चीज़ इधर ग्रेटर हो जाएगी तो फिर अब मज़ीद फिर इसको माइनस वाले को अगर हम करते हैं, माइनस वाली को हम ख़त्म करते हैं तो ये चीज़ क्या आ जाएगी ओमेगा एफ माइनस वी, और ये एफ माइनस वी हो गया, और फिर ये चीज़ भी हटा दी और बाकी आगे ये चीज़ आ गई है जी वेरिएबल की। Since lemma 4.1 guarantees that E naught is locally asymptotically stable when R naught greater less than 1, are equivalently saying that all eigenvalues have negative real parts, hence the inequality A3 is stable when R naught less than 1। ये जो inequality हमने बनाई है, अब ये inequality हमने कैसे बना ली है कि ये फिर ये माइनस टर्म है ये छोड़ दी हमने। जब ये माइनस टर्म छोड़ दी फिर उसके बाद हमने क्या किया जी कि ये ओमेगा एस ओवर एन एस ओवर एस स्टेरिक और वो चीज़ें हमने, यानी ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे जहाँ पे वो जो वैल्यू दी हुई है एन स्टेरिक और एस स्टेरिक, वो लिख के तो वो जो को पॉजिटिव टर्म है वो भी छोड़ दिया हमने। जब वो छोड़ दिया हमने तो वो जो ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो इनइक्वालिटी है सिंपल ये लिख दी एफ माइनस वी इंटू 1। अब though by comparison theorem all compartments approaches to zero as t approaches to infinity, क्योंकि लोकल स्टेबिलिटी हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो कंपैरिजन थ्योरम से ये हमने जब लिख लिया है, ये अजम्पशन बना ली है, तो कंपैरिजन थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि इसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं हमें ये जो कंपार्टमेंट है वो सारे जीरो को अप्रोच कर जाएंगे जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करना है। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू रिजल्ट्स इन एस इक्वल टू एस स्टेरिक एंड आर अप्रोचेस टू जीरो। तो ये सारी वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट करें
एस यानी फिर एस्टेरिक को अप्रोच कर जाएगा, क्यू एस स्टेरिक को अप्रोच कर जाएगा, और आर आगे ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि आर नॉट लेस दैन 1 के लिए ये ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाएगा। अब ये दोबारा मैं उनको बता दूं कि ये जो कंपैरिजन थ्योरम है, ये कंपैरिजन थ्योरम कैसे यूज हुआ है, ये वही जो सिस्टम है उसको ये इस फॉर्म में लिख दिया गया है, एफ माइनस वी। एफ हमारा वही होगा और वी हमारा जो पहले ऊपर हमने डिफाइन किया है वो चीज़ है। इन सब को यानी कंबाइन करें अगर, तो वो हमारा सिस्टम बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है हमने सिस्टम। कौन सा ये यानी कि हमने ये जो सिस्टम लिया हुआ है पूरा, किधर है ये जो सिस्टम है एफ और वी ये दिए हुए हैं उधर, उनको जब मल्टीप्लाई करें और बाहर जो ओमेगा लिखा हुआ है उनके साथ मल्टीप्लाई करें सारे वेरिएबल, तो वो इक्वेशन अगर सब उन सब में वैल्यूज पुट करें तो ये पूरा ये सिस्टम ही वो डिफाइन कर पाएंगे। तो इस तरह ये ग्लोबल स्टेबिलिटी उसकी प्रूव हो जाएगी डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम की। Yeah, the endemic equilibrium. The endemic equilibrium is the steady state of the system to in the presence of infection that is lambda not equal to 0। यानी कि जब वो डिजीज प्रेजेंट हो तो फिर वो जो एक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो ये है कि ये सपोज हमारे पास कोई एंडेमिक इक्विलिब्रियम को इससे डिनोट कर दिया हमने, और लेमडा स्टैरिक जो ऊपर डिफाइन हुआ है लेमडा, उसमें जितने भी वो वेरिएबल हैं उन पे डबल स्टैरिक डाल दिया बस। वेयर एन डबल स्टैरिक वो इसके इक्वल है सिंप्लीफाइंग द सिस्टम टू एट दिस पार्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट द एंडेमिक इक्विलिब्रियम बिकम्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये एंडेमिक इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए, वैसे एंडेमिक इक्विलिब्रियम की कंप्लीट वीडियो फाइंड करने की वो उधर दी हुई है। तो इधर हम क्या करेंगे कि इन सारे के डेरिवेटिव ये ज़ीरो ज़ीरो पुट कर देंगे, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, सारे ज़ीरो पुट कर देंगे, और जितने भी ये वेरिएबल हैं उन पे डबल स्टैरिक डाल देंगे। फिर जब डबल स्टैरिक डाल देंगे और फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये लेमडा डबल स्टैरिक और ये चीज़ आ जाएगी। लेमडा डबल स्टैरिक तो ये हो गया, बाकी एस डबल स्टैरिक आप देखें, एस डबल स्टैरिक, क्यू एस डबल स्टैरिक, उधर से हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। ये वो एंडेमिक इक्विलिब्रियम की जो वीडियो है उसमें ये देखा जा सकता है। नहीं, अच्छा, उसके बाद आगे है जी न्यूमेरिकल सिमुलेशंस, यानी हम न्यूमेरिकल रिजल्ट्स आगे हम कैलकुलेट करेंगे इसके। द न्यूमेरिकल सिमुलेशन आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ द OD45 मैटलैब टूल। OD45 से ये जो मैटलैब का एक प्रोग्राम है उससे ये न्यूमेरिकल सिमुलेशन करूँ सारी। द पैरामीटर वैल्यूज आर अज्यूम टू रिफ्लेक्ट द रियल पेंडेमिक, यानी जो पैरामीटर वैल्यूज हैं वो अज्यूम की गई हैं, ये रियल पेंडेमिक को रिप्रेजेंट कर रही हैं। द एवरेज डेथ्स बाय कोरोना वायरस इज रिपोर्टेड टू बी 3%, यानी ऑन एवरेज ये दिया गया है कि जो डेथ्स हैं कोरोना वायरस की वजह से वो तकरीबन 3% है। द पैरामीटर आर समराइज्ड इन टेबल 2। पैरामीटर जो है वो टेबल 2 में ये बताए गए हैं, आप देखें यहाँ पे ये टेबल 2 में ये बताए गए हैं, ये सारे पैरामीटर इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ये सारे पैरामीटर, उनकी डिस्क्रिप्शन और आगे ये वैल्यूज़ हैं उनकी, और आगे ये कुछ पैरामीटर अज्यूम किए गए हैं और कुछ आगे रेफरेंसेस दिए गए हैं जहाँ से ये पैरामीटर लिए गए हैं। तो ये सारे कर दिए। आगे है जी, it is evident from figure 2 that the model to attain the disease-free equilibrium and endemic equilibrium when or not is less than 1 and more than 1 respectively validated our theoretical results of lemmas। यानी हमने ये theoretically ये प्रूव किया ऊपर, ये analytically
कि आर नॉट अगर लेस देन 1 हो तो डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम को ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होता है, और अगर आर नॉट ग्रेटर देन 1 हो तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो यही चीज़ ये फिगर 1 और 2 में बताई गई है। अब देखें यहाँ पे ये फिगर 1 में देखें, आर नॉट अगर लेस देन 1 हो तो ये जो इन्फेक्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं वो सारे ज़ीरो को अप्रोच कर जाते हैं, ग्राफ में देखा जा सकता है। और जब आर नॉट ग्रेटर देन 1 हो, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो फिर ये जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं ये नॉन ज़ीरो कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाते हैं जी। आगे जी, इन फिगर 3 वी स्टडी द वेरिएशन इन आर नॉट एज आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन रेट्स आर वेरीड। यानी आइसोलेशन और क्वारंटाइन रेट जब वेरी किए जाए तो फिर ये फिगर 3 में बताया गया है। आप देखें फिगर 3, आगे देखते हैं जी फिगर 3 में क्या, आप देखें क्वारंटाइन यानी वही जिस तरह पहले उन्होंने लिखा है कि आर नॉट एज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन ये प्लॉट किया गया है। तो आप देखें कि एप्सिलॉन जो जो चेंज हो रहा है तो आर नॉट इस तरह डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आर नॉट की वैल्यू ये 1 आ जाती है जब एप्सिलॉन की वैल्यू हो 0.64। इसी तरह यहाँ पे टा जो है वो रेट ऑफ आइसोलेशन जो है उसको प्लॉट किया गया है आर नॉट के अगेंस्ट। अब ये प्लॉट कैसे किया गया है आर नॉट के अगेंस्ट, ये और ये कैसे प्लॉट किए गए हैं, ये हमने ऐसे प्लॉट किए हैं जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर का फार्मूला है ना, ये जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर का एक्सप्रेशन है, इसमें एप्सिलॉन को छोड़ के बाकी सारी पैरामीटर की इधर वैल्यूज़ पुट कर दी है। तो जब सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज़ पुट कर दी है तो ये इधर जो टर्म आएगी वो कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा एप्सिलॉन के साथ, और फिर उसको इस तरह प्लॉट किया जा सकता है ना, जिस तरह आप देखें कि वो उसको हम एज्यूम कर लें, यानी एप्सिलॉन की जगह पर रिप्लेस कर दें एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक्स को जब हम उसकी वैल्यू दें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई ये जो नंबर आएगा, जो भी आएगा एप्सिलॉन के फॉर्म में वो जो फंक्शन आएगा, अब वो एक्स की वैल्यू उधर देते जाएं 0, फिर कोई आउटपुट देगा, फिर 0.1 को आउटपुट देगा, फिर ये उसको प्लॉट कर ले तो ये हमारे पास आ जाता है, यानी उस फंक्शन को प्लॉट कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये जो ये रिजल्ट आ रहा है, सॉरी ये जो रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह बाकी सारे पैरामीटर्स की वैल्यू दे दें, सिर्फ टा को रहने दें, तो फिर ये फंक्शन ऑफ टा वो बन जाएगा। उस टा फंक्शन को जब हम प्लॉट करेंगे तो वो ये वैल्यूज आ जाएगी। और आप देखें टा की यानी कि 0.6 पे जो है वो रिप्रोडक्शन नंबर 1 आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि सेल्फ क्वारंटाइन रेट अगर इतना हो 0.64 हो फिर आर नॉट 1 होता है। अगर सेल्फ क्वारंटाइन रेट इससे ज़्यादा कर दिया जाए, यानी क्वारंटाइन रेट बढ़ा दिया जाए, तो फिर जो है वो आर नॉट लेस देन 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो आइसोलेशन रेट है वो 0.6 है, इससे अगर बढ़ा दिया जाए आइसोलेशन रेट जो, तो फिर वो रिप्रोडक्शन नंबर की वैल्यू कम आ जाएगी। और यहाँ पे ये दोनों को आर नॉट के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। अब यहाँ पे देखें तो ये 1.2 आ रहा है, ये 1.05 आ रहा है, ये 1.5 है और यहाँ पे ये 1 है। यानी आप देखें कि ये 1 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, यानी इस रीजन में ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इस रीजन में, आप टा की वैल्यू या जो जो हम बढ़ाते जाते हैं तो टा की वैल्यू आप देखें तकरीबन 0.8 जब टा की वैल्यू हो और एप्सिलॉन की वैल्यू 0.5 से जब ऊपर हो तो फिर ये आर नॉट की वैल्यू इस रीजन में आएगी, लेस देन 1 आएगी। इसका मतलब ये है कि हमें रिप्रोडक्शन नंबर को कम करने के लिए क्या होगा, आर नॉट की वैल्यू को कम करने के लिए टा को 0.8 से ग्रेटर और आइसोलेशन रेट को और सेल्फ क्वारंटाइन को 0.5 से ऊपर ऊपर रखना पड़ेगा, तब हम, यानी उसका मतलब ये है कि अगर आइसोलेशन 80% हो जाए और क्वारंटाइन जो है वो 50% से ऊपर बंदे हो जाए तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि रिप्रोडक्शन नंबर लेस देन 1 हो जाए, यानी फिर कोई बंदा दूसरे बंदे को इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा जी, फिर इतना और आहिस्ता आहिस्ता ये डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी।
Okay, जी. We note that for realistic and particular isolation rate, we need a high quarantine rate in order to keep R naught across a range of realistic contact rates beta. यानी कि जो रियलिस्टिक ये contact rate बीटा की वैल्यू दी हुई है उसके और हमें हाई क्वारंटाइन रेट जब रखना पड़ेगा तो तब हम आर नॉट को लेस देन 1 बना सकते हैं. वी कैन आल्सो दिस इफेक्ट इन द कंटूर प्लॉट एज वी स्टडी द इफेक्ट ऑन आर नॉट एज बोथ द पैरामीटर्स आर वेरी. जिस तरह मैंने आपको फिगर में बताया कि दोनों पैरामीटर को वेरी करके वो आर नॉट की वैल्यू फिगर 3 में बताई गई है कि आप देखें कि जब टाक और एप्सिलॉन को वेरी करें तो फिर आर नॉट की वैल्यू ये जो जितने पॉइंट्स आ रहे हैं ये आर नॉट की वैल्यूज आ रही हैं. यानी इसका मतलब ये है कि सपोज अगर यहाँ पे वैल्यू आर नॉट की देखना चाहें तो फिर क्या होगा कि ये वैल्यू 0.6 और इधर हमारे पास ये चीज़ है, या दूसरे लफ्ज़ों में 0.6 और इधर हमारे पास ये चीज़ है, तो इस रीजन में ये वैल्यू इसके दरमियान आएगी आर नॉट की वैल्यू. यानी ये जो वेरी कर रहे हैं इधर इसका मतलब है आर नॉट की वैल्यू इस रीजन में 1.35 से लेके 1.2 के दरमियान होगी और इस रीजन में जो आर नॉट की वैल्यू है वो 1.2 और 1.05 के दरमियान होगी और इस रीजन में आर नॉट की वैल्यू 1.05 और 0.9 के दरमियान होगी. तो ये इस रीजन में कोई भी पॉइंट लेके तो ये देखा जा सकता है. इसका मतलब है यहाँ से अगर ये पॉइंट ले तो ये 0.6 आ रहा है, यहाँ से इधर ड्रा करें तो ये क्या आ रहा है, ये 0.6. यानी कि अगर आइसोलेशन रेट 0.6 हो जाए, 60% आइसोलेशन हो जाए और 60% सेल्फ क्वारंटाइन हो जाए तो तब भी आर नॉट जो है वो लेस देन 1 हो सकता है जी. यानी कि एक ऑन एवरेज एक इन्फेक्टेड बंदा लेस देन 1 बंदों को इन्फेक्ट कर सकता है. This provides support to lockdown and strict quarantine measures now in force in most countries to control the outbreak. ये जो है वो लॉकडाउन को सपोर्ट करता है और क्वारंटाइन मेजर्स को सपोर्ट करता है जी बहुत सारे मुल्कों में आउटब्रेक के लिए. आगे सेंसिटिविटी एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, यानी हम कोई ये पैरामीटर की सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं कि कितने सेंसिटिव है पैरामीटर. और दूसरा यहाँ पे एक नया फैक्टर आ गया अनसर्टेनिटी कि कितनी उसमें अनसर्टेनिटी है उस पैरामीटर में. ये डिफरेंट एक मेथड अप्लाई करते हैं. टू बी एबल टू सजेस्ट द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कंट्रोलिंग द डिजीज वी नीड टू डिटरमिन द पैरामीटर वी कैन कंट्रोल एंड टू विच आर नॉट इज मोस्ट सेंसिटिव. वही इस तरह के यानी कि डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम वो पैरामीटर फाइंड करते हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा सेंसिटिव है नॉट से. नोइंग दिस विल आल्सो इन्फॉर्म अस अबाउट द पैरामीटर्स दैट नीड टू बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली इन एस्टिमेटिंग आर नॉट फ्रॉम डाटा. यानी कि हम आर नॉट से वो जो डाटा की न्यूमेरिकल वैल्यूज टेबल 2 में दी हुई है वो पुट करके आर नॉट की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं और उससे फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़्यादा सेंसिटिव क्या है जी. पी आर सी सी इज एन एफिशिएंट सेंसिटिविटी एनालिसिस मेथड बेस्ड ऑन सैम्पलिंग. स्टैट्स का एक मेथड है जी पार्शियल रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. पीआरसीसी क्या है, पार्शियल रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. ये मेथड अप्लाई करके तो हम सेंसिटिविटी एनालिसिस फाइंड करेंगे. पीआरसीसी असाइन द वैल्यू बिटवीन -1 टू +1 फॉर ईच पैरामीटर. तो ये जो पीआरसीसी है ये इनकी वैल्यूज आएंगी वो -1 और +1 के दरमियान आएंगी. मोनोटोनिक रिलेशनशिप इज मेजर्ड बिटवीन टू वेरिएबल in a reliable manner by eliminating the effects of all parameters including the one of interest. यानी बाकी सारे पैरामीटर को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, सिर्फ एक पैरामीटर और आर नॉट का आपस में रिलेशन को रिलेशन फाइंड करते हैं कि ये इनका आपस में क्या रिलेशन है, किस किस तरह ये एक चीज़ बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है या एक चीज़ कम होने से दूसरी कम हो रही है, क्या कोई रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है या इनवर्स है. Positive PRCC values indicates a positive correlation of the parameter with disease maintenance, whereas a negative value indicates a negative correlation with the infectiousness of the disease. पॉजिटिव जो है हमारे पास वो पॉजिटिव रिलेशन बताता है,
पॉजिटिव रिलेशन का मतलब यह अगर यानी किसी पैरामीटर की वैल्यू पॉजिटिव है और आर नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये है कि उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और अगर पैरामीटर की वैल्यू पॉजिटिव है और आर नॉट की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर वो उसके उसमें हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप है। द पैरामीटर स्टडीड आर, ये जो पैरामीटर है ये स्टडी किए जा रहे हैं क्योंकि ये सारे आर नॉट में इन्वॉल्व होंगे, फिर आर नॉट की वैल्यूज इनके हवाले से कैलकुलेट की जा सकती है। From our analysis, we determine that R naught is most sensitive to beta, epsilon and tau। यानी इस एनालिसिस में हम देखते हैं कि आर नॉट जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है बीटा, एप्सिलॉन और टा से। ये देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे, अब देखें तो ये ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि बीटा का ये जो ग्राफ सेंसिटिविटी का बार ग्राफ है ये सबसे ज़्यादा है। उसके मुताबिक इस तरह एप्सिलॉन का ये जो ग्राफ है ये भी सबसे ज़्यादा है। और इसी तरह फिर ये हमारे पास वैसे तो टाग नहीं, ये एक्साई का ग्राफ ये उससे ज़्यादा है नहीं। इस तरह हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये क्योंकि ये है -0.5 से, ये दोनों ऊपर है और 0.5 से ऊपर है और ये -0.5 के करीब है तकरीबन। तो अब देखें कि ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये बीटा हो गया और यहाँ पे ये बल्कि टा नहीं, ये एक्साई होगा, ये एक्साई और यहाँ पे ये एप्सिलॉन है, यानी इससे ये ज़्यादा है हमारे पास सेंसिटिव है जी ये ज़्यादा। आगे दिस पॉइंट्स टू द इफेक्टिवनेस ऑफ क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन इन कंट्रोलिंग द एपिडेमिक। ये हमें पॉइंट आउट करता है कि हम क्वारंटाइन और आइसोलेशन करें एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी कंसिडर द ऑप्टिमल क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन स्ट्रैटेजी। अगली सेक्शन में जो क्वारंटाइन और आइसोलेशन स्ट्रैटेजीज हैं उनको कंसिडर करेंगे जी इस तरह। Uncertainty analysis enables us to quantify a degree of confidence on the model parameters by constructing a confidence interval containing 95% of the future estimates when the same assumptions are made and the only noise source is observational error। यानी ये जो अनसर्टेनिटी एनालिसिस है ये हमें ये बताता है कि कितनी ये जो मेजरमेंट हमने की है इसमें कितनी अनसर्टेनिटी आई है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये है कि कितनी उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो 95% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है इसका मतलब ये है कि अपने लिहाज से हमने बहुत एग्जैक्ट ये कैलकुलेशन की है। We use the Latin hypercube sampling based method to quantify the uncertainty of R naught as a function of मॉडल पैरामीटर। तो पैरामीटर्स की पहले हमने क्या की, सेंसिटिविटी किससे, पार्शियल रैंड कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड से। तो अब वो लैटन हाइपरक्यूब सैम्पलिंग मेथड ये जो यूज करके तो हम वो पैरामीटर की आर नॉट के साथ अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। We sample independently each of the parameter distributions and these samples are then randomly permuted forming the input parameter vector। यानी वो सारा मेथड बताया गया है कि किस तरह लॉक्ड इन हाइपरक्यूब सैम्पलिंग मेथड अप्लाई करेंगे और उससे फिर किस तरह हम परमूट करेंगे उसको। these samples are then used to calculate the distribution for values of R naught। और फिर ये सैंपल जो है ये यूज़ करेंगे R naught की वैल्यूज़ को फिर एस्टिमेट करेंगे। आप देखें किस तरह यूज़ हो रहा है। तो इस तरह देखा जा सकता है, यानी बीटा के अकॉर्डिंग या बीटा वेरिएबल हो तो आर नॉट जब वो लाटिन वो मेथड अप्लाई करेंगे तो आर नॉट का जो मीन आ रहा है ये 1.7 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें 0.29 आ रही है। इसी तरह रो के लिहाज से ये मीन 0.4 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.01 है। इसी तरह ये सारे देख सकते हैं कि हर वेरिएबल हर पैरामीटर के करस्पॉन्ड जो आर नॉट की है वो जो सैंपल्स आर नॉट की जो वैल्यूज़ आई हुई थी हमारे पास वो आर नॉट की वैल्यूज़ को लेके फिर उन सैंपल्स को लेके तो इस तरह टेस्ट किया गया है। तो ये उनमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये कैलकुलेट की गई है कि मीन कितना उसका और स्टैंडर्ड डेविएशन की कितनी है। किसी में इसमें देखें ये मीन 1.7 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.29 है, किसी में स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज कर रही है और मीन डिक्रीज कर रहा है। इस तरह ये इसमें ये सारी चीज़ें सैम्पलिंग में देख रहे हैं हम।
The uncertainty analysis as shown in figure 5 yields an estimated value of R naught 1.74 with 95% confidence in interval 2.12 to 1.36। ये जो अनसर्टेनिटी एनालिसिस है जो हमने किया हर पैरामीटर के करस्पॉन्ड फिगर 5 में आप देखें अनसर्टेनिटी एनालिसिस के इसमें ये आर नॉट की वैल्यू 1.7 वही जो मीन है वो आर नॉट की वैल्यू आ रही है और स्टैंडर्ड डेविएशन विद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कर रहे हैं कि ये आर नॉट की वैल्यू और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है। अब जब फ्रीक्वेंसी जब हमने नोट किया अनसर्टेनिटी एनालिसिस से अनसर्टेनिटी ऑफ ए क्या है अनसर्टेनिटी ऑफ पैरामीटर्स वहाँ पे दी हुई है और ये अनसर्टेनिटी ऑफ आर नॉट है यानी उन सैंपल्स को लेके फिर जब उनमें आर नॉट की सेंसिटिविटी हमने चेक की तो वो जो आर नॉट की सेंसिटिविटी है फ्रीक्वेंसी ये इसमें ज़्यादा आ रही है 1.74 में। तो ये जो हमारे पास ये बार आ रही है इसका मतलब ये है कि आर नॉट जो है वो 1.74 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज तकरीबन एक बंदा 1.74 बंदों को इन्फेक्ट कर रहा है और कॉन्फिडेंस इंटरवल विद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है हमारा 2.12 यानी इनके दरमियान उनकी जो वैल्यूज़ हैं हो सकती हैं यानी आर नॉट की वैल्यू हमें 95% यकीन है कि आर नॉट की वैल्यू इस इंटरवल के दरमियान होगी यानी मैक्सिमम और मिनिमम ये वैल्यूज़ दी हुई है उसकी। आगे ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी यूज फॉर ट्रियाजल प्रिंसिपल टू रिड्यूस कॉस्ट बाय फाइंडिंग optimal strategies for control parameters of the system। ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी यूज़ की जा सकती है जी पॉन्ट्रियाजस मैक्सिमम प्रिंसिपल को यूज़ करके ऑप्टिमल वही जो आप पॉन्ट्रियाजस मैक्सिमम प्रिंसिपल है वो यूज़ किया जा सकता है ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी में ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज इंक्लूड करके और कंट्रोल पैरामीटर यूज़ करके। यूजिंग दिस प्रिंसिपल वी फिक्स एन अनजाइंट सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्विलिब्रियम विद टर्मिनल कंडीशन यानी इस प्रिंसिपल को यूज करके हम एडजाइंट सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वही जो उधर बनाया था इससे पहले हमने वीडियो मैंने आपको बताया था डी लेमडा 1/dt डी लेमडा 2/dt डी लेमडा 3/dt एक वीडियो में तो वो सारा वही एडजाइंट सिस्टम है टू द स्टेट सिस्टम टू इवैल्यूएट द ऑप्टिमल कंट्रोल स्ट्रेटजी फॉर द स्टेट सिस्टम यानी कि ऑप्टिमल कंट्रोल स्ट्रेटजी को एवेल्युएट करने के लिए वो एडजॉइंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाया गया जी। स्टेट सिस्टम अलोंग विद द एडजॉइंट सिस्टम इज नोन एज ऑप्टिमैलिटी सिस्टम। एक होता है हमारे पास ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम वो जो सिस्टम होता है जिसमें ऑप्टिमल कंट्रोल डिफाइन किए गए होते हैं। दूसरा सिस्टम होता है ये जो एडजॉइंट सिस्टम का इन दोनों को मिला के तो हम कहते हैं जी ऑप्टिमैलिटी सिस्टम। The action of the adjoint system is similar to Lagrange multiplier in a sense that it attaches constraint parameter to the state system in order to minimize maximize of the functional। तो जो एक्शन एडजॉइंट सिस्टम होता है इसका काम क्या होता है कि जो जिस तरह Lagrange multiplier ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं ये इसी तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शनल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग ऑप्टिमल कंट्रोल एंड एडजॉइंट सिस्टम कैन बी फाउंड इन 1321। इसमें ये देखी जा सकती है जी। दिस पेपर यूजेस ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी टू फाइंड क्वारंटाइन and isolation strategy that would minimize the total infected population and while using optimum resources। तो ये जो पेपर है ये ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी को यूज़ करके हम क्वारंटाइन और आइसोलेशन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके तो हम टोटल इन्फेक्टेड पॉपुलेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैनी सिमुलेशन वर परफॉर्म्ड इन मैटलैब यूजिंग 4 फॉरवर्ड Rangikuta method to solve the state system and fourth order backward RK method to solve the adjoint system। यानी उसके लिए स्टेट सिस्टम के लिए RK4 फॉरवर्ड यूज़ करते हैं और इसके लिए RK4 बैकवर्ड यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशंस क्योंकि इसमें जो इनिशियल कंडीशन है वो फाइनल पे दी होती है इसलिए हम इसके लिए बैकवर्ड यूज़ करते हैं और उसके लिए फॉरवर्ड यूज़ करते हैं। तो
ये जब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों यूज़ करके तो फिर उसके हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जी। द कंट्रोल्स आर अपडेटेड कन्वर्जेंस क्राइटेरिया आर अप्लाइड सिमिलर टू व्हाट इमरान डिड एट अल। इस पेपर में यानी ये सारे वो बताए गए कन्वर्जेंस कैसे होती है और वो सारा सिस्टम। तो इससे पहले भी वैसे वीडियो में वो बता दिया गया कि कैसे ये सारी वो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। आगे ऑप्टिमल क्वारंटाइन एंड आइसोलेटिंग यूजिंग state system. COVID-19 is a pandemic at the moment and no vaccine or cure is available. यानी कि ये एक पेंडेमिक है और जिस वक्त ये पेपर लिखा गया उस वक्त तक यानी कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। Being highly contagious, it has spread across the globe within months. यानी कि जो बहुत ज़्यादा जो ये वबा तेज़ी से फैलने वाली है तो ये चंद महीनों में ये पूरी दुनिया में फैल गई है। द डेथ टोल इज राइजिंग एंड इन्फेक्शन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। तो जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है और इसी तरह जो बीमार बंदे हैं वो भी एक तेजी से बढ़ रहे हैं। द ओनली वे ऑफ होप इज टू स्टॉप द डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग बाय एनफोर्सिंग सोशल डिस्टेंसिंग रूल सक्सेसफुली। अब एक ही रास्ता है कि इस बीमारी को कम करने का या कंट्रोल करने का कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो स्ट्रिक्ट किए जाएं। वी स्टडी द ऑप्टिमल सोशल डिस्टेंसिंग रूल इन दिस पेपर टू बी अप्लाइड एंड फॉर हाउ लॉन्ग शुड दे बी केप्ट इन प्लेस फॉर द डिजीज टू डाई आउट। तो इस पेपर में यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स वो ऑप्टिमल कंट्रोल के तौर पे लिए गए हैं और इसमें ये बताया गया कि कितना अरसा ये सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए ताकि ये बीमारी कंट्रोल हो सके। फॉर दिस पर्पज वी डिफाइन अवर कंट्रोल सेट यू टू बी दिस। इसके लिए हम कंट्रोल सेट ये अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो सारे दिए हुए हैं ये कंट्रोल हैं। जिस तरह से पहले U1 U2 कंट्रोल थे या U1 U2 U3 U4 कंट्रोल थे, इधर ये सारे कंट्रोल हम अप्लाई किए गए हैं। अब उससे आगे the Lebesgue measurable quantity tau epsilon are bounded above gamma I। तो वो जो टा और एप्सिलॉन क्वांटिटीज हैं वो गामा आई से बाउंड की गई हैं। इसमें डिपेंड्स आप देख सकते हैं जो कंट्रोल लिए गए हैं उसमें आप देखें तो ये जो है बाकी तो 0 और 1 के दरमियान है, लेकिन टा और एप्सिलॉन जो है वो गामा आई से बाउंड किए गए हैं। गामा की वैल्यू जितनी होगी वो इनसे कम होगी इनकी वैल्यू। which depends on the amount of resources available for the implementation of control strategy। जो डिपेंड करती हैं कि कितने सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं कंट्रोल की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शनल। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही जिस तरह हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं ऑप्टिमल कंट्रोल की उसमें ऑप्टिमल कंट्रोल में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा मेन टास्क होता है वो क्या होता है कि इन्फेक्शंस को मिनिमाइज करना और जो कास्ट है वो भी कम से कम आए। तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शनल डिफाइन करते हैं। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शनल में दो हमने क्लासेस ले ली हैं, इन्फेक्शंस और एसिम्प्टोमेटिक, और दो हमने कंट्रोल लिए हैं। ये क्या है, क्वारंटाइन, और एक है आइसोलेशन। तो ये दोनों हम लेके तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शनल को हम मिनिमाइज करेंगे। अब आगे द WI फॉर I2 आर कास्ट बैलेंसिंग कोफिशिएंट एसोसिएटेड विद आइसोलेशन। तो जो W1 W2 है ये एक कास्ट बैलेंसिंग कोफिशिएंट है, यानी सिंपल कोई पॉजिटिव वैल्यूज हैं, सूटेबल वैल्यूज हैं जो हमें बताएंगी कि ये कितनी इसकी मल्टीप्लाई हो के तो वो रीजनेबल उसकी कास्ट बता रही होती हैं। Susceptible quarantine and exposed quarantine parameters. Our objective is to find the optimal values for the control task steric epsilon steric such that हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शनल को एक वो वैल्यूज फाइंड करना जिस पे ये मिनिमम हो ऑब्जेक्टिव वैल्यू टा और एप्सिलॉन। यानी जिस तरह U1 U2 हमने लिए थे अब इधर टा और एप्सिलॉन आ गए हैं उसकी जगह पे वही फंक्शन ऑफ टाइम ले लिया। हैमिल्टोनियन उसी तरह हमने डिफाइन कर दिया है। किस तरह उधर हम लेमडा 1 लेमडा 2 करते थे, इधर हमने फाई 1 फाई 2 फाई 3 इंट्रोड्यूस करवा लिया। यानी ये पहला हमने वही इंटीग्रेंट लिखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शनल का जो आ रहा था। अब देखें ऊपर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शनल का इंटीग्रेंट है ये दिया हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शनल का
ये इंटीग्रैंड दिया हुआ है +φ1 और पहली इक्वेशन जो है वो यहाँ पे ये लिखी गई है, फिर +φ2 ये सेकंड इक्वेशन, फिर +φ3 जो थर्ड इक्वेशन की राइट साइड है वो लिखी गई है, अप टू सो ऑन ये सारे इसी तरह लिखे गए हैं जी। अब आगे हमारे पास है ऑप्टिमल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस, बिल्कुल इस तरह जिस तरह उधर लिखी है, देयर एग्जिस्ट यूनिक ऑप्टिमल कंट्रोल विच मिनिमाइज you also there exists an giant system of equations such that optimal quarantine and isolation is characterized as। तो ये यूनिक ऑप्टिमल कंट्रोल एग्जिस्ट करेंगे जिनकी वैल्यू ये है टा स्टार यानी मिनिमम इसके इक्वल है, और ये मिनिमम वैल्यू उसकी ये है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि मैक्सिमम ज़ीरो और इसका मैक्सिमम लेंगे, वो जो वैल्यू आएगी फिर उसका और इसका मिनिमम लेंगे हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे ज़ीरो और इसका मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, जो भी मैक्सिमम होगी, सपोज अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो फिर ज़ीरो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वो जो वैल्यू आती है और गामा टू इसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे तो वो इसकी ऑप्टिमल वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन की। और ये जो एडजॉइंट सिस्टम बनाया d φ1/dt, अब ये d φ1/dt ये किस तरह कैलकुलेट किया गया है, d φ1/dt जिस तरह इससे पहले मैंने आपको वीडियो बताई थी कि पार्शियल h बाई पार्शियल s करेंगे तो वो माइनस टाइम करेंगे, यानी जो हैमिल्टोनियन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल हम फाइंड करेंगे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इधर क्या करेंगे d φ1/dt ये इक्वेशन कैसे आएगी, यानी जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये जो हैमिल्टोनियन है हमारे पास, ये हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s फाइंड करेंगे, फिर उस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पहला वेरिएबल हमारे पास s है, तो फिर हमारे पास ये d φ1/dt आ जाएगा। इसी तरह फिर सेकंड वेरिएबल हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल लेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर थर्ड वेरिएबल से तो जब बारी बारी सबसे मल्टी डेरिवेटिव लेके माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ये इसकी वीडियो उधर ऑप्टिकल कंट्रोल की देखी जा सकती है, जिसमें ये इधर φ1 φ2 φ3 है और उधर λ1 λ2 λ3 और λ4 दिए होंगे, उस तरह ये सारे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। आगे है जी ऑप्टिमल कंट्रोल कंपैरिजन एंड स्ट्रैटेजीज, कि इसका कंपैरिजन और स्ट्रैटेजीज देखी जाए कि किस तरह कौन सी स्ट्रैटेजी बेहतर है जी। In this section we compare the results of optimal and constant control, यानी दोनों के ऑप्टिमल कंट्रोल और कांस्टेंट अगर कंट्रोल हो जाए, ज़ीरो हो जाए या नॉन ज़ीरो कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ले तो फिर उसके लिए हम देखेंगे दोनों। जैसे इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि एक जो थे हमने एक अर्ली स्टेज के डिले और अर्ली स्टेज के हमने पीरियड डिफाइन कर लिए थे कांस्टेंट, यानी कंट्रोल ज़ीरो नहीं रखे थे बल्कि कांस्टेंट कंट्रोल रख दिए थे कि अगर 2 दिन हो और 10 दिन हो या ये ऑप्टिमल हो, ऑप्टिमल वैल्यू यानी ज़्यादा या कम से कम कितने दिन हो, तो फिर हम उस लिहाज से फिर दोनों के कर रहे थे, रिजल्ट्स चेक कर रहे थे। ज़रा वी फर्स्ट कंपेयर द कास्ट ऑफ इन्फेक्शन दैट इज जे फॉर बोथ स्ट्रेटजी एंड देन कंपेयर द इन्फेक्टेड पॉपुलेशन। तो पहले हमने कास्ट उसकी कंपेयर करेंगे कि दोनों स्ट्रैटेजीज की के कंपेयर करेंगे कास्ट को, फिर कंपेयर करेंगे इन्फेक्टेड पॉपुलेशन के, दोनों स्ट्रैटेजीज में इन्फेक्टेड पॉपुलेशन की इसकी कम आती है जी। फाइनली वी डिस्कस द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज फॉर द कंट्रोल पैरामीटर। तो फाइनली हम ऑप्टिमल कंट्रोल पैरामीटर्स के लिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेहतर है जी। The optimal control cost for each parameter less than the constant control at all times। तो जो ऑप्टिमल कंट्रोल की कास्ट आएगी वो हमेशा कांस्टेंट कंट्रोल से लेस आएगी। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट तो एक ही हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऑप्टिमल का मतलब ये है कि हम वो देख रहे हैं कि कहाँ पे कास्ट मिनिमम आ रही है तो वो फिर वैल्यू अप्लाई करेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट फॉर एप्सिलॉन द कास्ट रिडक्शन इज सिग्निफिकेंट कंपेयर टू द अदर पैरामीटर विच इज ड्यू टू हाई सेंसिटिविटी ऑफ द पैरामीटर एप्सिलॉन ओवर द सिस्टम। यानी ये देखा जा सकता है कि जो एप्सिलॉन की कास्ट है, एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, जो पैरामीटर है एप्सिलॉन किसको शो कर रहा है, ये ऊपर हमने देखा है जी कि एप्सिलॉन देख सकते हैं एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी। यहाँ पे
ऊपर हमने पढ़ा था, ये ये आइसोलेशन है, और एप्सिलॉन जो है वो सेल क्वारंटाइन है। क्योंकि सेल्फ क्वारंटाइन की यानी कास्ट कम से कम हो सकती है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये, इसलिए इसकी, और फिर इसकी कास्ट भी कम से कम आ सकती है, क्योंकि सेल्फ क्वारंटाइन में कोई इतना ज़्यादा जो है वो खर्चा नहीं होता, घरों में भी लोग क्वारंटाइन कर सकते हैं। नाउ वी कंपेयर द टोटल इन्फेक्टेड पॉपुलेशन यूजिंग ऑप्टिमल एंड कांस्टेंट कंट्रोल। फिर ऑप्टिमल और कांस्टेंट कंट्रोल को कंपेयर करेंगे कि कांस्टेंट कंट्रोल अप्लाई किया जाए तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, और ऑप्टिमल वैल्यूज अप्लाई की जाए, वो जो ऊपर कैलकुलेट की गई है एप्सिलॉन स्टेरिक और टा स्टेरिक, तो फिर क्या आ जाएगी। वी नोट एट द ऑप्टिमल टाइम डिपेंडेंट क्वारंटाइन स्ट्रेटजी एप्सिलॉन यील्ड a significant drop in the infected population when compared to its constant counterparts। यानी हम ये भी नोट करते हैं कि जो ऑप्टिमल वैल्यू है टाइम डिपेंडेंट कंट्रोल स्ट्रेटजी एप्सिलॉन की, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ये ज़्यादा इन्फेक्टेड पॉपुलेशन कम होती है, बजाय इसके कि एप्सिलॉन की एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली जाए। एप्सिलॉन क्या, सेल्फ क्वारंटाइन, यानी सेल्फ क्वारंटाइन अगर एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली जाए तो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कांस्टेंट रेट से अगर सेल्फ क्वारंटाइन करते जाएं तो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना हम टाइम के साथ साथ क्वारंटाइन को चेंज करते रहें तो जितना उसका ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। Similarly, using the optimal time-dependent isolation strategy TAW, we see a significant drop in the infected population। इसी तरह जो आइसोलेशन है, सेल्फ क्वारंटाइन है, और आगे दूसरी है आइसोलेशन की स्ट्रैटेजी। अगर हम एक कांस्टेंट रेट से आइसोलेट करते जाएं बंदों को, तो फिर उसका या दूसरे लफ्ज़ों में एक फ़िक्स ड्यूरेशन के बाद आइसोलेट करते रहें तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जितना टाइम डिपेंडेंट होगा कि जल्दी से जल्दी, जितना टाइम के साथ साथ उसको डिसाइड करें कि जल्दी से जल्दी कितना आइसोलेट किया जाए, तो उस जितना उसका फ़र्क पड़ेगा इन्फेक्शस पॉपुलेशन के कम करने में। द ओवरऑल डिक्रीज्ड पॉपुलेशन इज कंसिस्टेंट विद ऑल ऑप्टिमल कंट्रोल स्ट्रेटजीज। तो जो टोटल कम जो पॉपुलेशन है वो ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज के साथ कंसिस्टेंट होगी कि किस तरह ये फिट है। The optimal strategies for each parameter is evaluated for different values of the contact rate beta। तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज हर पैरामीटर के लिए वो डिफरेंट होगी। जब कंटेक्ट रेट को हम वेरी करेंगे कि कंटेक्ट रेट वेरी करने से किस तरह हम फर्क पड़ रहा है हमें, देखते हैं आगे। एज बीटा इंक्रीजेज सो डज द टाइम फॉर विच द मैक्सिमम कंट्रोल शुड बी अप्लाइड। तो जब बीटा इंक्रीज करता है तो फिर हम कंट्रोल हमें ज़्यादा देर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आगे फॉर बोथ क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन मैक्सिमम possible quarantine and isolation rates should be maintained to the first few weeks of the disease। तो क्वारंटाइन और आइसोलेशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वारंटाइन और आइसोलेशन दो हमारे पास डिफरेंट है। क्वारंटाइन ये है कि यानी कि जो बीमारियां नहीं फैला रहे, शक हुआ है और पहले ही वो साइड पे हो गए हैं, जो अलग कर लिया, और आइसोलेशन उनकी है जो बीमारी फैला रहे हैं वो फिर हम सेपरेट कर देते हैं। तो ये यानी कि चंद हफ्ते तक उसको मेंटेन करना चाहिए, ये जो क्वारंटाइन और आइसोलेशन, which can then be reduced over time as depicted in figure 6 and 7। कि चंद हफ्ते तक ये मेंटेन करें, फिर उसमें ये फिगर 6 और 7 में देखा जा सकता है कि फिर रिड्यूस किया जा सकता है। ये देखेंगे ऑप्टिमल कंट्रोल स्ट्रेटजी में फिगर 6 में क्या बताया गया है। ये जी हमारे पास टॉप एक डिफरेंट बीटा, यानी जो हमारे पास आइसोलेशन की है, आइसोलेशन का कंट्रोल है, अगर बीटा 0.45 हो तो हमें जो आइसोलेशन है वो 50% एफिकेसी चाहिए। आइसोलेशन में कितने दिनों तक, ये तकरीबन ये 20-22 दिनों में। अगर बीटा 0.8 है यानी ट्रांसमिशन रेट अगर ज़्यादा हो जाए
फिर हमें आइसोलेशन की एफिकेसी इतने दिनों तक हमें चाहिए बीमारी को कंट्रोल करने के लिए 50%, यानी बंदे आइसोलेट कर दिए जाएं इतने दिनों तक। फिर बीटा क्या है जी, 1 अगर हो जाए तो फिर हमारे पास ये है कि ये 30 एक दिनों में, यानी 30 दिनों तक 50% कम अज कम बंदे जो है वो आइसोलेट हो रहे, तो फिर शायद ये बीमारी कंट्रोल हो सके। और बीटा 1.2 हो जाए तो ये तकरीबन आप देखें इसी तरह 32-33 दिनों में ये आइसोलेट रहें तो फिर वो होगा। और आगे से फिगर 7 में देखें तो ये है, इसका क्वारंटाइन का है कि बीटा अगर 0.5 हो ब्लू, तो इसका मतलब है यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है रफली को 10 एक दिन, यानी कि 10 एक दिन अगर 50% बंदे अपने आप को जो है वो क्वारंटाइन करें तो फिर ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। और इसी तरह 0.8 अगर हो बीटा तो इसमें तकरीबन ये आगे 12-13 दिन अगर 50% बंदे सेल्फ क्वारंटाइन करें तो वो कंट्रोल की जा सकती है बीमारी। फिर बीटा 1 और बीटा 1.2 ये हमें बता रहे हैं कि कितने दिनों तक हमें 50%, 0.5 में इधर से ले बता रहा हूँ कि 50% बंदे, अगर इधर 0.8 होता तो हम कहते कि 80% बंदे जो है ना वो क्वारंटाइन हो जाए तो फिर ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। तो ये सारा मैथमेटिकली हमें वो कैलकुलेशन से पता चला है। अब प्रैक्टिकली पता नहीं, प्रैक्टिकली जो है वो उसका सिनेरियो क्या होता है वो तो हम नहीं डिस्कस कर रहे, हम मैथमेटिकली इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे एस्टिमेशन ऑफ बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर आर नॉट, द एस्टिमेशन ऑफ बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर आर नॉट इज बेस्ड अपॉन द एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर दैट डिफाइन आर नॉट, यानी कि जो एस्टिमेशन है आर नॉट की कि आर नॉट कितना होगा वो बेस करता है कि आर नॉट में जो पैरामीटर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं उनको एस्टिमेट किया जाए, यानी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू एस्टिमेट की जाए, फिर आर नॉट में पुट की जाए एक्सप्रेशन में, फिर पता चलेगा कि आर नॉट की वैल्यू क्या आ रही है। It has been carried out using non-linear least square method by fitting the data out from the this। तो ये किस तरह किया गया है कि वो ली स्क्वायर एक मेथड है, ली स्क्वायर मेथड फिटिंग का, कार फिटिंग का मेथड वो यूज करके आर नॉट को एस्टिमेट किया गया। वी यूज अ सिंप्लीफाइड SCIR मॉडल टू गेट दिस एस्टिमेट, इसका सिंप्लीफाइड SCIR एक मॉडल लिया गया है इस एस्टिमेट को देखने के लिए। द The data is sourced from 2019 with virus data repository by Hopkins। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है जी पार्टिकुलर, जिसमें ये डाटा डे बाई डे वो सारा डाटा ये अपडेट हो रहा होता है। मोस्टली डाटा उधर से लिया जाता है रियल डाटा लेने के लिए। या एक विंडो बिल्डर भी वेबसाइट है जिससे देखा जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ कंफर्म्ड केसेस रिपोर्टेड विद नंबर ऑफ डेथ्स एंड रिकवर्ड पीपल ऑन अ particular day ranging from 22 जनवरी to 13 अप्रैल, यानी कि ये डेट ली गई है 22 जनवरी से 13 अप्रैल तक। ये डेट इनकी डेथ्स और रिकवर्ड ली गई हैं उधर से, वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने। पार्टिकुलर डे द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द डेथ्स एंड रिकवर्ड पीपल फ्रॉम द कंफर्म्ड केसेस ऑन दैट डे, यानी कि किसी खास दिन में जो कितने आएंगे, कितनी डेथ हो चुकी है, कितने रिकवर हो चुके हैं, तो ये वो माइनस करेंगे तो बाकी पता चल जाएगा कितने बीमार बंदे हैं। फिगर 8 रिप्रेजेंट द सोर्स डाटा, जो फिगर 8 है वो सोर्स डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखें फिगर 8 ये हमारे पास है जी, ये डाटा है, ये जो ब्लू बार लाइंस हैं ये हमारे पास एक रियल डाटा है जो लिया गया है। और उसके बाद जो हमारे पास ये रेड कर्व है ये हमारे पास उस मैथमेटिकल मॉडल से आई है जी, जो मैथमेटिकल मॉडल हमने ऊपर लिखा हुआ है SCIR मॉडल, ये जो SCIR मॉडल लिखा हुआ है इससे आई है जी। द रिक्रूटमेंट रेट्स और pi depends upon the demographic region from what real data is collected, gives the average net death rate of individuals। pi हमारे पास बर्थ रेट है और वो ये
कैलकुलेट किया जा सकता है। बर्थ रेट और डेथ रेट ये कैलकुलेट हुए होते हैं, नेट पे किसी भी वेबसाइट पे देखे जा सकते हैं। सपोज जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67.7 ईयर, और उसका रेसिप्रोकल करके डेथ रेट कैलकुलेट किया जा सकता है। द इफेक्टिव कॉन्टैक्ट रेट बीटा इज द क्रिटिकल पैरामीटर वी नीड इन ऑर्डर टू एस्टिमेट आर नॉट। जो हमारे पास बीटा है वो एक क्रिटिकल पैरामीटर है, यानी जो आर नॉट की एस्टिमेशन के लिए वो यूज़ होता है। यानी बीटा एक क्रिटिकल है क्योंकि ये ट्रांसमिशन रेट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इट डिस्क्राइब द रेट एट विच ससेप्टेबल एंड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड एसोसिएटेड चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड आफ्टर दिस इंटरेक्शन। तो ये हमें बताते हैं कि ससेप्टेबल और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल किस तरह इंटरेक्ट करते हैं और कितना चांस है उनके दरमियान बीमारी फैलने का। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमन दिस पर पैरामीटर डायरेक्टली तो ये पैरामीटर बहुत मुश्किल है मेजर करना कि कितने बंदों की बीमारी से अंदाज़ा लगाए। हाउएवर एन इन direct methodology proposed by Cantron Arias et al. Is used to estimate this parameter for estimating or not। तो ये जो मेथड उसने ये इस पेपर में दिया हुआ है ऑथर्स ने, इसको यूज़ करके तो आर नॉट को एस्टिमेट किया जा सकता है जी। कैलकुलेशन ऑफ आर नॉट इज कैरिड बाय एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स इन्वॉल्व यूजिंग द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर स्कीम। तो ये आर नॉट की जो कैलकुलेशन है उसको यूज़ करके पैरामीटर्स की एस्टिमेशन की जा सकती है। ये लीस्ट स्क्वेयर मेथड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर स्कीम को यूज़ करके, ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर का नीचे प्रोसीजर बताया गया। हियर वी अज्यूम दैट द ऑब्जर्व्ड डाटा हैव कांस्टेंट वेरिएबल वेरिएंस एरर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि को कांस्टेंट वेरिएंस एरर डिस्ट्रीब्यूशन देता है। सिंस द ऑब्जर्व्ड डाटा इज अज्यूम्ड टू हैव कांस्टेंट वेरिएंस एरर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास वो लीस्ट स्क्वेयर वो मेथड को एक्सप्लेन किया गया कि वाई आई सपोज हमारे पास इसके इक्वल हो, ये वाई आई रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, और ये जो है ये थीटा ये क्या है सेट ऑफ पैरामीटर्स जितने हमने मॉडल में फिट करने हैं, और एप्सिलॉन आई उसमें वो एरर वो फंक्शन दिया गया होगा। वी कैन एस्टिमेट यूजिंग द लीस्ट स्क्वेयर, तो लीस्ट स्क्वेयर में थीटा इस तरह फाइंड किया जा सकता है कि आर्गूमेंट ऑफ मिनिमम ऑफ दिस, यानी इन दोनों का डिफरेंस लेते जाएं और उसको का स्क्वायर लेते जाएं तो फिर थीटा कैलकुलेट हो जाएगा जी। The numerical simulations are performed using the least square fit function from the optimization tool in MATLAB। यानी least square function जो है fit least का fit function जो ऑप्टिमाइजेशन टूल है मैटलैब में उससे यूज़ करके तो ये न्यूमेरिकल सिमुलेशन यानी इसमें की जा सकती है। इसकी ये जो इधर ऊपर लिखा हुआ है जी, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इक्वेशन नंबर 12, इसमें पैरामीटर और वेरिएबल दे के तो वो लिखा जा सकता है जी। This function uses the trust region reflective algorithm to minimize the scared residual। यानी ये जो फंक्शन है ऊपर डिफाइन किया हुआ है ये हमें बताता है कि कितने मिनिमाइज द स्केर्ड रेजिडुअल, कुछ रेजिडुअल बताता है और वो उसमें कुछ पैरामीटर एस्टिमेट करके बताता है। नहीं आल्सो द पूर स्टार्टअप टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड द एसोसिएटेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये सारी वो न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं जिनसे वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए कैसे कैलकुलेट किया गया और ये एस्टिमेटेड वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की गई हैं। लेकिन अब इससे पहले जो वो पहले जो मेथड पेपर में बताया गया था कि हमने मॉडल को पहले सिमुलेट किया और उसको कार फिटिंग की और उधर से हमने वो पैरामीटर एस्टिमेट कर दिए कि पैरामीटर की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, वो भी एक मेथड है। और ये जो इन्होंने मेथड लीस्ट स्क्वायर कार फिटिंग का बनाया जी, ये मेथड अप्लाई करके तो ये पैरामीटर एस्टिमेट किए जा सकते हैं। आगे कंक्लूजन है जी, in this study we presented a compartmental ordinary differential equation model to understand the transmission dynamics of COVID-19। इसमें हमने कंपार्टमेंटल या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल प्रेजेंट किया है जो कोविड-19 की ट्रांसमिशन को बता रहा है। वी incorporated the role of asymptomatic individual as well as effects of quarantine and isolation of different population groups। यानी यहाँ पे ये रोल एसिम्प्टोटिक कैरियर का क्या रोल है, सिम्टोमेटिक कैरियर कौन से हैं यानी जो बीमारी फैला रहे हैं लेकिन सिम्टम नहीं ज़ाहिर हो रहे, फिर क्वारंटाइन और आइसोलेशन
उनका रोल देखा है कि क्या क्या होता है बीमारी में। वी एनालाइज द मॉडल टू सजेस्ट फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द एपिडेमिक। तो फिर हमने स्ट्रेटजीज कुछ सजेस्ट की हैं किसको, एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। वी आल्सो एस्टिमेटेड आर नॉट फॉर द वुहान आउटब्रेक। तो हमने आर्नाट को एस्टिमेट किया है वुहान आउटब्रेक के लिए, यानी ये चाइना का वो डाटा लेके, तो उससे फिर इसको एस्टिमेट किया। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड क्वांटिटी सच दैट द आउटब्रेक डाइज आउट इफ आर नॉट लेस देन वन, आर नॉट कि अगर आर नॉट लेस देन वन हो तो बीमारी ये ख़त्म हो जाती है। एंड डिजीज इज एंडेमिक इफ आर नॉट ग्रेटर देन वन, और बीमारी मौजूद रहेगी अगर आर नॉट ग्रेटर देन वन। वी लुक एट द मॉडल पैरामीटर टू विच आर नॉट इज मोर सेंसिटिव। तो हम ये भी देखते हैं कि आर नॉट, ये देखने में आर नॉट जिस पैरामीटर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनको देखा जाता है जी। दीज टर्न आउट टू बी कंटैक्ट रेट एंड क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन रेट्स। और ये हमें बता रहे हैं कि क्वारंटाइन, आइसोलेशन और कंटैक्ट रेट, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पैरामीटर्स हैं, इन पे फोकस करना चाहिए। We study the variation of R naught with these parameters. Our analysis shows that we need a high rate of quarantine along with isolation of infected individuals in order to control the disease. तो हम R naught की वेरिएशन से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वारंटाइन और आइसोलेट किए जाएँ बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। दिस लैंड सपोर्ट टू लॉकडाउन मेजर्स अडॉप्टेड अक्रॉस द ग्लोब टू हेल्प कम्बैट द आउटब्रेक। ये हमें बताते हैं कि लॉकडाउन जो मेजर्स जो पूरी दुनिया में अप्लाई किए गए उसको सपोर्ट करते हैं कि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यूजिंग ऑप्टिमल कंट्रोल स्ट्रेटजीज, using optimal control method, we suggest quarantine and isolation strategies. तो optimal control strategies में इधर क्वारंटाइन और आइसोलेशन की स्ट्रैटेजीज अप्लाई की गई। द स्टडी शोज दैट एट द अर्ली स्टेज ऑफ द आउटब्रेक वी नीड द मैक्सिमम पॉसिबल लेवल्स ऑफ क्वारंटाइन आइसोलेशन। यानी ये स्टडी शो करती है कि मैक्सिमम जितने भी क्वारंटाइन और आइसोलेशन हो सकती है वो करें बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। डिजीज रेट ड्रॉपिंग ओवर टाइम, द रिडक्शन डिपेंडिंग ऑन द कंटैक्ट रेट। तो ये फिर वो कम करेंगे, कंटैक्ट रेट को कम करेंगे, और कंटैक्ट रेट को जितना फिर कम करेंगे इतना ही फिर आगे ट्रांसमिशन कम होगी बीमारी की। फर्दर और एनालिसिस रिवील दैट एन ऑप्टिमल कंट्रोल रादर देन अ हाई कांस्टेंट कंट्रोल इज प्रेफरेबल। जो तो हम ये भी एनालिसिस बताया गया है कि कांस्टेंट कंट्रोल की बजाय हम ऑप्टिमल कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल ऑप्टिमम वैल्यू जितनी है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो अप्लाई करें, तो उससे बजाय इसके कि कांस्टेंट वैल्यू अगर कंट्रोल की अप्लाई करें तो उससे जो रिजल्ट आए ऑप्टिमल कंट्रोल से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। दिस मीन दैट क्वारंटाइनिंग एंड आइसोलेटिंग अकॉर्डिंग द proposed strategy has a more favorable impact in controlling the disease while keeping the costs। यानी कि ये हमें बताता है जी कि क्वारंटाइन और आइसोलेटिंग जो है ये ज़्यादा फेवरेबल स्ट्रैटेजीज है कि डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कास्ट को कम से कम रख के, यानी कास्ट इसमें कम से कम आएगी। In the last section, we use a simplified model to estimate R naught for the outbreak in Wuhan। Last section में एक सिंप्लीफाइड मॉडल SCIR मॉडल लिया गया कि वुहान में जो आउटब्रेक है उसको एस्टिमेट करेंगे। यूजिंग द डिजीज इंसिडेंस डाटा we use a simple least square fit, the estimated value comes out to R naught this। तो इंसिडेंस डाटा को यूज़ करके, इस लीस्ट स्क्वायर फिटिंग को यूज़ करके तो R naught एस्टिमेट किया गया कि वुहान के लिए कितना है जी 1.87 है, यानी तकरीबन वुहान सिटी में एक बंदा दो बंदों को इन्फेक्ट कर रहा था। The values is within the range of various estimates in the literature। ये जो वैल्यू है ये लिटरेचर में बहुत सारे लोगों ने एस्टिमेट किया और उनके अंदर अंदर ही है, यानी ये उन्होंने भी इसके करीब करीब ही एस्टिमेट किया था। It is towards the lower side as we have used a simplified model and the effects of the strict quarantine and isolation measures by the Wuhan authorities are reflected in a lower contacted rate on which we base our estimate of our। यानी कि ये एक तो ये हमने जो सिम्प्लीफाइड मॉडल यूज़ किया, दूसरा जो स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन और आइसोलेशन के मेजर्स यूज़ किए वुहान में जो
यूज़ की है उसके ये इफ़ेक्ट्स आए थे। A follow-up study using more elaborate models to estimate are now being done and we will report further findings in the future। तो इसी स्टडी को आगे हम यानी कि ये एक्सपेंड करके तो फिर फर्दर इसमें मज़ीद जो फाइंडिंग्स होंगी वो बताई जाएंगी। द पेंडेमिक इज स्टिल गोइंग ऑन इन मैनी कंट्रीज, द एपिडेमिक क्योर इज येट टू टर्न। ये पेंडेमिक जो है वो चलती जा रही है और बहुत सारे कंट्रीज में ये जो कर्व है ये कोई टर्न कर गई है, यानी कोई इंक्रीज या डिक्रीज की तरफ आ रही है। और स्टडी इज एन अटेम्प्ट टू यूज मैथमेटिकल मॉडल्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर अथॉरिटीज सम इंसाइट इनटू द डिजीज डायनामिक टू हेल्प देम इन डिसीजन मेकिंग फॉर इफेक्टिव डिजीज कंट्रोल। तो इस स्टडी में ये मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ करके हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ के लिए बहुत सारी ये क्लू दिए गए हैं कि किस किस तरह बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जा सकती है।